अगर बेटा चीजें क्लियरली समझ में आई है तो हम आगे मूव करते हैं कि भाई किस तरीके से टॉटोमेरिज्म की कंडीशंस जो हमने बात करी बेटा, कहां पर टॉटोमेरिज्म किस तरीके से मिलेगा, इनको थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कशन करते हैं। अब हमने ये बात तो कर ली बेटा कि टॉटोमेरिज्म बेसिकली होता है, ठीक है ना। कहां कहां पर, मतलब जब हमने बात करी कि टाइप्स की बात करी कि भाई हमारे पास जो टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म है वो किस टाइप के हो सकते हैं, और दूसरा बेटा हमें यह भी ध्यान देना है कि भाई जब टाइप की हम बात कर रहे हैं तो उन टाइप्स में एक एक चीज हमें प्रॉपरली क्लियर हो, ये चीज का ध्यान रखना है। जिसमें जैसे मैंने आपको -m ग्रुप बोला तो आपको ये कंप्लीटली पता हो कि -m ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसमें वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। तो कंडीशन है तो वो आपको पता चल जाना चाहिए। तो कल जैसे डिस्कशन किया था बेटा, उसके बेसिस पे जो टाइप्स बनाए थे वो प्रॉपरली आपको क्लियर हो। और साथ में अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने एक केस ऐसा बताया था जहां पर sp3 कार्बन जिसमें हाइड्रोजन है उसके बीच में एक कॉन्जुगेशन लिया था, फिर मैंने -m ग्रुप अटैच किया था, याद आया। तो वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो बेटा। मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एंड ये सब बातें होने के बाद बेटा मैंने आपको जब मैकेनिज्म की बात करी थी तो मैकेनिज्म में आपको प्रॉपरली एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम से ये बात हुई थी। कंडीशन ये है कि बेटा मैं जस्ट इतना कहना चाह रहा हूं उस पॉइंट में कि अगर मुझे आइसोमेरिज्म, देखिए इसलिए ध्यान रखना, कल मैंने डिफरेंस भी आपको समझाया था और बोला था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है, ये भी आपको समझाया। क्यों? क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में इंटर कन्वर्टेबल कंडीशन नहीं होती थी, जबकि यहां पर इंटर कन्वर्टेबल कंडीशन है जिससे वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, ठीक है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है बेटा वो ये कहना चाह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए, कल भी मैंने आपको जब मैकेनिज्म करवाया बेटा तो मैंने आपको मीडियम की बात कही कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी या बेसिक मीडियम में ये पर्टिकुलर इंटर कन्वर्टेबल कंडीशन चलेगी, जबकि बाकी कोई भी स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में आप ऐसा नहीं देखोगे कि उसको मीडियम की जरूरत है, कि बिना मीडियम के वो दूसरा स्ट्रक्चर दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है। वहां हम कैसा कहीं पर भी ऐसा इंटरकनेक्टेबल वाली कंडीशन नहीं बनाने वाले हैं, वहां पर हम कहीं पर भी ऐसा केसेस नहीं बनाने वाले हैं कि एसिडिक मीडियम से रिएक्शन होगी, मतलब एसिडिक मीडियम से इंटर कन्वर्टेबल कंडीशन चलेगी या बेसिक मीडियम से इंटर कन्वर्टेबल कंडीशन चलेगी, ऐसा कोई भी वहां पर पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। आगे हम, क्योंकि इसके बाद हमारा आइसोमेरिज्म वाला ही टॉपिक चलने वाला है बेटा, तो मैं जस्ट ये कह रहा हूं, आगे देखोगे बेटा आप। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ पाए ना बेटा मेरी बात को? ओके तो इन सिंपल वर्ड की भाई हमें यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब भी हम चीजों को रिलेट कर रहे हैं ना तो इस तरीके से रिलेट करें ताकि क्लियरिटी मिले। ऐसे रिलेट ना करें कि बेटा हम रिलेट करने के बाद खुद कंफ्यूज होना स्टार्ट करें। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट भी आपको करेक्ट लिखा था, फोर्थ पॉइंट की वो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है फंक्शनल आइसोमेरिज्म के केसेस पे, जबकि यहां वो इंटर कन्वर्टेबल है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आप देख रहे हो बेटा उसका एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब वो स्ट्रक्चर अगर अलग अलग दिखा रहे हैं दो जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है, उनका से कोई मतलब नहीं है। लेकिन टॉटोमेरिज्म में क्या बेटा वो इंटर कन्वर्टेबल हो रहा है। यही बात हुई थी अपनी, यस और नो? तो इतनी बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। अब जस्ट ये पॉइंट एक बेसिक आइडिया कि हमें यहां पर बेटा जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है, नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन। आई रिपीट, नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन। तो बेटा वो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हो इस बेसिस पे, नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन। ठीक है।
नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन, मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आपको वहां पर ये देखना होगा कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इनोलाइज हो सकते हैं या वो टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई अगर कोई कंपाउंड दे दिया जाए, उसमें आपको पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन कितने होंगे और नीचे ऑप्शन बना दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमें स्ट्रक्चर तो सेम बनेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन से बन सकता है तो दूसरे हाइड्रोजन से भी बन सकता है, ये बात सीधी सीधी है। तो तीसरा हाइड्रोजन से भी बन सकता है जो वहां दिखा रहा है। तो मतलब इन सिंपल वर्ड की बेटा, नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन हमें जो कैलकुलेट करने हैं वो किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो उस पॉइंट को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। और वो समझने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जहां पर आपको ये चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन कितने होंगे। समझे? फिर हम इस मूव करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉटोमेरिज्म के एप्लीकेशन, मतलब कॉन्सेप्ट वहां पर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन में मूव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बेटा कि हम यहां पर नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मतलब जो वो इनॉल फॉर्म बना रहा है वो तभी बन पाएगा जब आपको पता है कि वो ट्रायड सिस्टम हो, जो मैंने कल आपको समझाया था। तो उस ट्रायड सिस्टम के लिए आपके पास हाइड्रोजन का होना मस्ट है। तो ध्यान दो बेटा, डायट सिस्टम आपको दिया था, जबकि ट्रायड सिस्टम जो सिस्टम बनता है उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, वो sp3 कार्बन, जबकि डायट सिस्टम में मैंने sp3 कार्बन की बात नहीं करी थी। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, तो आपको ज्यादा क्लियरली पता चलेगा। ठीक है ना? डायट सिस्टम में कहीं पर भी मैंने sp3 कार्बन की बात नहीं करी है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये ध्यान देना बेटा। तो हम यहां पर थोड़ा सा आ जाते हैं। मैंने जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म के बेसिस पे बेटा, मैं उसी पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमें देखना है कितने नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन है। भाई देखो, मैं बस ये कहूंगा कि आप कंडीशन को कनेक्ट करो। जो मुझे यहां पर जिस टाइप का फॉर्म चाहिए वो फॉर्म मिला कि डबल बॉन्ड, उसके बाजू में जो कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन, और वही इनोलाइजेशन करेंगे तो वही हमारे पास इनोलाइजेशन हाइड्रोजन कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? अब जब ये कंडीशन इधर हो सकती है बेटा, ये कंडीशन इधर भी तो पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है बेटा, उस पर्टिकुलर कंडीशन को जो आपका समझाई है उसके आजू बाजू में देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं जो sp3 कार्बन है, क्योंकि हम ट्रायड सिस्टम ही पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ट्रायड में एक ही एग्जांपल है वो बता दिए, हम यहां जो बात कर रहे हैं वो ट्रायड सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। तो ये डायट के लिए तो समझना भी मत। तो उस बेसिस पे बेटा हमारे लिए कंडीशन क्या है आपको कंप्लीटली बताई हुई है, आपको बस चेक करना है कितने हाइड्रोजन है। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन। अब इसका यूज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, जहां डी एक्सचेंज आता है, तो वहां पर हम ये कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले ये ध्यान दो बेटा कि जिस टाइप का कार्बन ये है उसी, अगर आप इसको अल्फा बोल रहे हो तो ये भी अल्फा है, अगर यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे हो तो यहां पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर ये इनॉल में पार्टिसिपेट हाइड्रोजन करेंगे यहां से तो ये भी करेंगे। सही है कि नहीं है? तो इसलिए अगर मैं बेटा यहां पर बात करूं नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन तो कितने हो जाएंगे, तो बस हमें यही चेक करना बेटा। क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा, जल्दी बताओ बेटा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी के बेसिस पे क्वेश्चन। अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई, यही ढूंढना है आपको। अब बेटा मैं भले ग्रुप चेंज करते रहूं, ढूंढना यही है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कल जो मैंने टाइप आपको बताया उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप रख दूं, लेकिन हमें क्वेश्चन के बेसिस पे जाना यही कंडीशन से है। डन? क्लियर बेटा? तो चलो नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन ढूंढने मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट
क्वेश्चन से फटाफट कॉपी करिएगा बेटा प्लीज। हाँ, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, इसलिए टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं पेज चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है CH3CHO, मैं बोलते हुए भी चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है CH3COCH3। फोर्थ क्वेश्चन है CH3CH2CHO। फिफ्थ क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। सिक्स क्वेश्चन है PHCHO, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है PHC डबल बॉन्ड OME। एट्थ क्वेश्चन है PHC डबल बॉन्ड OPH। नाइन्थ इज PHC डबल बॉन्ड OET। टेंथ इज CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3। 11th is ETC double bond OET। 12th is CH3CH double bond CHC double bond OCH3। 13 is this one, 14 is मैंने बोला था स्पीड। यहां कॉपी कर लो, एक छेप जितना बचा है वो छोड़ दो। बात है नहीं है बेटा। बेटा बातें नहीं, आप प्लीज जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज में आऊंगा।
चलिए, हो गया। कंप्लीट। बोलने के बाद तो स्पीड रख लिया करो यार प्लीज। ठीक, चलिए, होगा। कलिए, ये भी कर लिया नोट डाउन सबने ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर मैं पहले क्वेश्चन में देखूं बेटा, तो कितने हमारे पास एनोलाइजेशन हाइड्रोजन है? 0। क्या सबको क्लियर हो रहा है? yes. सेकंड में, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बात की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट कितने? नेक्स्ट में कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। कल वाला केस निकाला तो सेकंड केस, अभी चिल्लाया भी था इसी बेस पे मैंने। आपने को वो देखना तोड़ना होता है। क्या समझाया था? 1 कैसे कह रहे हो तुम लोग? इस कार्बन में हाइड्रोजन देख लो, जो 1 कह रहा है वो यही कह रहा है, हाँ कि ना? पहले ये बता दो। तो बेटा ये sp3 कार्बन है क्या? क्या बोला था मैंने? sp3 कार्बन चाहिए, वो यही है। और बीच में कॉन्जुगेशन आ गया, वो याद हम क्यों रखे हैं सर? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है। इधर बोलो, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, कितने? क्लियर है ना सबको? ठीक, बस ये ऐसा मत बोलते चलना बेटा, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। 8, नेक्स्ट, नेक्स्ट, कितने? नेक्स्ट, नेक्स्ट, कितने? ये सबको क्लियर है? इधर से तो आवाज फिर से नहीं आती, कितना बोल लोगे। नोट डाउन करने से पहले ये समझो बेटा, आप ये कॉपी करो, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले सीख लो, खुद निकाल लोगे। आप नीचे बस ये ध्यान देते हो कि भाई हाँ वहां लिखना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले यहां ध्यान दो, आंसर दो, उसके बाद आप लिखो, ठीक है ना? हाँ, ये 12th क्वेश्चन में कितने होंगे? यहां से अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। कितने होंगे? क्या सबको क्लियर हो रहा है? हाँ तो बढ़िया है बेटा, फिर अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा। 6, क्योंकि 3 यहां से है, 3 यहां से है बेटा, सही है ना? कनेक्ट हो रहा सबको? ओके, कल जो ड्रॉप था बेटा वो कंप्लीटली एक बार देख लेना, वीडियो मिल जाएगा तो जो उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, कितने? 2 यहां से, 2 यहां से, ठीक है। नेक्स्ट 8, गुड, परफेक्ट। यहां पर, यहां से 2, यहां से 2, ठीक है ना? यहां
ये कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, तो 2 बार काउंट करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा भाई, हद है। मतलब ये यहां से 4 + 2 6, ठीक है, समझ पाए ना इसको भाई। इससे हो रहा है तो इससे भी तो होगा, और यहां पर भी तो, यहां तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहां से यहां से यहां से, और ये कॉमन है तो इसके बेसिस पे भी है, इसके बेसिस। तो आप जब आप स्टार्टिंग पार्ट आप काउंट किए थे बेटा, अदरवाइज ये दोनों CH3 तो सेम ही है ना, किसी एक ही से काउंट करूं। मेरे को तो क्या देखना है, नंबर ऑफ इनोलाइजेशन हाइड्रोजन, कितने इनोलाइज हाइड्रोजन में यूज, मतलब कितना हाइड्रोजन जो है इनोलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर वो कर रहा है बेटा यहां से, इसके लिए भी तो करेगा, तो 2 बार काउंट होंगे कि नहीं होंगे, जैसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट करते थे यार बेटा। अगर वो दोनों साइड से होता था तो दोनों साइड के दोनों के लिए कॉमन होता था, तो काउंट करते थे, उसको डबल काउंट करते थे कि नहीं करते थे। तो बस वही है बेटा यार, ठीक है। तो यहां से 2, यहां से 2, सॉरी यहां से 4, यहां से 2, यहां से 2, टोटल हो जाएंगे 8। ठीक है, यहां बताइए जी, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, बताइए बताइए कितने। देखो फिर से बेटा, प्लीज यार इधर ध्यान दे लो, आप सब रिक्वेस्ट है, पहले यहां ध्यान दे लो, वहां लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं। हाँ बताइए कितने, 1, यहां 0। ब्रिज वाला हाइड्रोजन कभी भी नहीं जाएगा, बोल रखा है, क्योंकि मैकेनिज्म ब्रिज वाला हाइड्रोजन वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा और बनता है, बनता है, वो बताएगा भाई, बनता है। तो ऐसे क्यों कर रहा है? तो अब डबल बॉन्ड यहां बन सकता है ब्रिज वाले कार्बन पे, तो ब्रिज वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड बनना पॉसिबल है। ये कौन सा रूल है? ब्रेडिक्ट रूल है। तो इसलिए हमारे पास कंडीशन नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन भले ही हमें दिख रहा है लेकिन वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए इनोलाइजेशन हाइड्रोजन 0 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? और यहां तो हमारे पास दोनों ग्रुप है, इससे वहां से तो काउंट कर ही नहीं पाऊंगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, इधर आइए बताइए 1, ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। इधर कितने? 2, 4, 6, कितने? यहां होंगे 4। कैसे? 2 तो यहां से और 2 यहां से है, हाँ के ना? तो वो याद होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। यहां बताइए, यहां 4 दिख रहे, कैसे दुष्ट हो यार, ठीक है। यहां 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 0, यहां पर जल्दी बोलो, 0, यहां 1। ये नाइट्रोजन जो है बेटा, अब क्या है ना, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दे, मतलब अल्टीमेटली हम वहां पर परेशान हो जाए। सबसे पहले ध्यान दो बेटा कि ये जो नाइट्रोजन पे जो हमारे पास हाइड्रोजन लगा है, उस बेसिस पे आप यहां पर कंडीशन को देखो। सबसे पहले अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा, ये लॉन पेयर अंदर शिफ्ट होंगे, कनेक्ट करिएगा मेरी बात को, लॉन पेयर अंदर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड बाहर ब्रेकडाउन होगा। अब जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा बेटा, यहां नेगेटिव चार्ज, ये अंदर शिफ्ट होगा, बॉन्ड बाहर टूटेगा।
अब कंडीशन मिल गई कि जैसे लॉन पेयर अंदर शिफ्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो इसने यहां से बॉन्ड खींचा तो H निकल के सीधे यहां अटैक करेगा, और हम ऐसा ही तो कर रहे थे। देखो ये केसेस में अपन ने ऐसा ही किया बेटा, इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन लगाए, हाँ कि ना? अरे समझ में आ रहा है सबको? तो क्या करेगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन जैसे खींचा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अंदर डिलोकलाइज होता था, बॉन्ड इधर टूटेगा, यहां नेगेटिव चार्ज, ये अंदर शिफ्ट होगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन निकल के सीधे सीधे यहीं अटैक करेगा। बोलो ऐसा ही हुआ है कि नहीं? वहां पर हुआ है, लेकिन पहले लॉन पेयर डिलोकलाइजेशन में चलेगा, जब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दिया हाइड्रोजन से, तो जाके बॉन्ड टूटा। इज दैट समझे? तो इस तरीके से बेटा वहां पर भी आपका इनोलाइजेशन होगा, और होगा तो इनोलाइजेशन हाइड्रोजन चेक करोगे तो आपको दिख रहा बेटा साफ साफ वहां पर एक हमारे पास इनोलाइजेशन हाइड्रोजन है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? कंडीशन को समझिए बेटा, जिसको दिक्कत ये हो रही है कि भाई यहां sp3 है, वो भी नाइट्रोजन sp3 है, कॉन्जुगेशन के पार्ट में जब गया तब sp3 नहीं रहा, वैसा तो यहां पर भी होगा। जब टूटेगा पहले sp3 था, जब इनोलाइजेशन में जा रहा है बेटा तो sp3 नहीं बन रहा है ना? क्या उसके इनोलाइजेशन बनने के बाद क्या sp3 बनेगा? आप बताओ चलो। वो मैकेनिज्म तो याद आ रहा है ना बेटा, कल ही तो डिस्कस किया है, फिर उसके बाद भी ये दिक्कत होती है कि भाई अपने को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्या कल ही तो बात हुई है बेटा। जिस कार्बन जो sp3 हाइड्रोजन है, जब sp3 कार्बन है वहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, वहां डबल बॉन्ड आता था, अब जब डबल बॉन्ड आएगा क्या बेटा वो sp3 रहेगा? तो वो कंडीशन तो यहां पर भी हो रही, कंडीशन वहीं पर भी हो रही, तो बात तो एक ही आ गई ना, समझे? तो ये जरूरी नहीं है कि केवल कार्बन की बात होगी, इसलिए मैंने स्पेशल कंडीशन भी आपको क्वेश्चन के बेसिस पे दे दी है। आपको वो कंडीशन सब फुलफिल मिल रही है तो बेटा वो होगा। गॉट इट एवरीवन? समझे? ठीक है, इधर आते हैं बेटा। अब बताइए यहां पर होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये देख लो, चेक कर लो होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा बेटा। यहां पर ये कंप्लीटली यहां मूव करेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से, तो H पॉजिटिव निकल के सीधे यहां जाएगा, तो एक पॉसिबल है कि नहीं है? बाकी तो ये सब sp2 है बेटा, समझे? और साथ में लार्ज कॉन्जुगेशन से भी जा सकता है। अब देखो, अगर मैं यहां से जाऊं, इसको अंदर शिफ्ट करूं, बॉन्ड इधर तोड़ूं, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां अंदर शिफ्ट करो, बॉन्ड इधर तोड़ूं, यहां नेगेटिव चार्ज, ये अंदर शिफ्ट होगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, तो भी हाइड्रोजन को वहां से रिलीज करेगा ही करेगा। अगर लार्ज कॉन्जुगेशन के पाथ से भी जा रहा हो तब भी वो हो रहा है। बोलो हाँ के ना? तो इस बेसिस पे ऐसा नहीं कहेंगे कि दो होंगे एक ही, समझे कि नहीं समझे? ये ध्यान रखना, होंगे एक ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर के बेसिस पे बन रहा है। जबकि यहां पर हम जब डिस्कशन कर रहे थे बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर कार्बन अलग अलग है और दोनों पे C डबल बॉन्ड है, ठीक है? सेम, समझ पा रहे हो ना बेटा मेरी बात का? और सेम ऐसा ही कंडीशन यहां पर देखो, आपका जो ये केसेस बन रहा है, इन दोनों में हमने दो ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन है। अब वो चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, कार्बन C डबल बॉन्ड O एक ही है, तो ऑब्वियस है उसके लिए हमें देखना है अगर एक ही है, क्योंकि अगर C डबल बॉन्ड O दो होते जैसे यहां था, तो अलग अलग कार्बन बन सकते हैं, तब वो कार्बन अलग अलग बनेंगे। कैसे बनेंगे? दिमाग लगाओ भाई, उसने क्वेश्चन में दे दिया। जब ये प्रैक्टिकली देखा गया तभी तो मैं आपको भी बोल रहा हूं कि भाई ये कार्बन C14 है, ये कार्बन C12 है, तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? 8 बताओ, मिलेंगे ना? जब C14 वाला, मैं आइसोटोप ले लेता हूं ना कार्बन के यार बेटा, जब C14 वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट होंगे, जब C12 वाला पार्टिसिपेट कर तभी ये पार्टिसिपेट होंगे, तो ये दोनों के लिए हुए कि नहीं हुए? तो कॉमन तो नहीं कह सकता हूं बेटा, दोनों के लिए इन्वॉल्व करूंगा। जबकि यहां पर कंडीशन क्या हो रही बेटा? यहां पर कंडीशन क्या हो रही? अगर आपने इसको C12 लिया, अब ये कार्बन अगर आपका C12 है, C14 है, यहां से देखो C12 वाला एक ही पार्टिसिपेट हो रहा है, यहां से देखो तब भी एक ही पार्टिसिपेट हो रहा, तो फिर यस और नो?
तो फिर ऐसा नहीं कहोगे कि यहां से जा रहे हैं तो अलग बन रहा है, यहां से जा रहा है अलग बन रहा है। नहीं बन रहा है बेटा, क्योंकि ये कार्बन अगर आपने C14 लिया या C12 लिया तो वो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर दिखाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इससे मैं कह रहा हूं कि दो बनेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए ना बेटा? अरे समझे? हाँ, तो ध्यान देना बेटा इस चीज को। हाँ, लास्ट वाले केसेस पे आ जाते बेटा। क्या इसमें पॉसिबल है? क्या इसमें पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है क्योंकि पॉसिबल है। ये देखो -M ग्रुप लगा है, ठीक है, दिख रहा -M ग्रुप? -M ग्रुप ये कल बताया यार बेटा, तब तो हाँ बोल दो बेटा यार, ठीक है ना? तो ये -M ग्रुप है। अगर ये -M ग्रुप है बेटा तो कॉन्जुगेशन देखो, ये यहां से यहां मूव किया, बॉन्ड इधर टूटा, यहां नेगेटिव चार्ज, ये यहां से यहां मूव किया, ये बॉन्ड इधर टूटा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बताओ? जैसे ये नेगेटिव चार्ज अंदर शिफ्ट करेगा बेटा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब कॉन्जुगेशन बना कि नहीं बना पहले बताओ? बना। अब कॉन्जुगेशन बना तो यहां नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H पॉजिटिव यहां मूव कर जाएगा। चेंज हुई कि नहीं पोजीशन हाइड्रोजन की? पूरा देखो। तो इस तरीके से बेटा बनेगा, और तो उसके बेस पर हाइड्रोजन कितने दिखे मुझे? 1। तो हमारे पास इसलिए यहां पर एक इनोलाइजेशन हाइड्रोजन होगा। तो ये भी एक स्पेसिफिक केस है। और क्या है बेटा देखो, जब एक कॉन्जुगेशन मिल रहा है तो एक से ज्यादा मिले वो भी तो और ज्यादा फेवरेबल कंडीशन ना, क्योंकि देखो इससे पहले ध्यान देना, मैंने अभी तक आपको जितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगाओ तो अच्छा है। यहां एक कॉन्जुगेशन था, यहां पर भी एक ही कॉन्जुगेशन दिखा था। अब वहां पर कैसे कॉन्जुगेशन है? 2। जबकि ना इस केसेस में भी मैं आपको पहले बोल चुका था कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और घूम के भी जा सकते हो। फिर तो घूम के जाओगे तो कॉन्जुगेशन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बताओ? आपको बोला कि मैंने यहां से भी आप कर सकते हो, हाँ कि ना? तुम लोगों की तबियत ठीक है ना सबकी? तो तबियत ठीक है तो बेटा रिस्पांस करने में ऐसा लगता है कि भाई सुबह सुबह सर उठा के कहां ले आए हो हमें, इतनी अच्छी नींद आती थी, इतने अच्छा बिस्तर हमें प्यार करता है बेटा बार बार। तो अगर बिस्तर से प्यार है बेटा तो फिर साइंस लिया ही क्यों? ठीक है ना बेटा? वो अगर यहां कहते ना ये बुक से, ये आपके जो पढ़ाई है इससे आप दिल नहीं लगा सकते। आपका दिल अगर बिस्तर के साथ लगा है बेटा तो फिर आप वहीं रहो ना, वो बेटर है आपके लिए। फिर तो ये सोचना ही चाहिए था कि हम ये करें, क्योंकि भाई जिसने कॉमर्स लिया है, जिसने आर्ट साइड लिया, उसको तो पता है कि भाई अपने को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पास तो हो ही जाएंगे अपन, ठीक है ना? और पास यहां होना इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कल के दिन आपको आपकी उम्मीद होती है कि भाई ये करना है वो करना है, तो अल्टीमेटली उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा। जो आर्ट साइड कॉमर्स लेके बैठा, हाँ ठीक है कॉमर्स में भी जिसको है तो थोड़ा सा क्या होता है कि भाई थोड़ा पढ़ ले, ठीक है ना? लेकिन ऐसा है कि भाई साइंस के स्टूडेंट को घिसना होता है। जब तक घिसोगे नहीं खुद को बेटा तब तक पता नहीं चलेगा। तो फिर कम से कम यार पास तो आए बेटा कि मतलब ऐसा लगेगा पूरा ठंड होके बैठे पड़े। कम से कम पूछ रहा हूं बेटा कि ये कंडीशन समझ में आई, अभी बोला था कि अगर उसके बाद भी कोई बोलने को रेडी नहीं है। तो मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि यहां से हमने लार्ज कॉन्जुगेशन के बेसिस पे भी गए तो भी हमें पता चला कि हाँ यहां पर इनोलाइजेशन हो सकता है, जिसके बेस पे वही हाइड्रोजन हमारा मूव करेगा। वैसा ही केस 26 नंबर क्वेश्चन पे है। वो केस क्या है? लार्ज कॉन्जुगेशन का ही पार्ट बन रहा है, समझे? यस और नो? उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं बेटा कि आप चेक करिए प्रॉपरली कि भाई आपको प्रॉपर चेक करना आना चाहिए। तो जितने भी देखो यहां 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैंने बनाए और तीनों वैरायटी आपको ये रियलाइज करवाएगी कि भाई हां हमें किस तरीके से सोचना है। अब मैंने कहा जैसे आप यहां पर आपने 2 ही लिखे, यहां पर 1 क्यों लिखा? क्योंकि इधर से जाओ बातें की इस C डबल बॉन्ड O में आप इसको कोई भी कंडीशन ले लो बेटा, स्ट्रक्चर वो सेम ही टाइप का बनेगा और वो एक ही कंडीशन से आपका जो दूसरे टाइप से भी बन रहा है तब भी उसको एक ही टाइप का प्रोडक्ट माना जाएगा। जबकि मैंने आपको बोला ना कि बेटा इस सिचुएशन में आपको चेंज करने के लिए, जैसे मैंने बोला, और ये पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी अगर आप चेंज कर लो, चलो देखो
अगर इस कार्बन को मैं लेता हूं, इसको 14 लेता हूं, तो दोनों साइड से अलग अलग टाइप के इनॉल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो अपन बेटा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। गॉट इट एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? तो इतना क्लियर हुआ? पक्का? तो बेटा ये क्वेश्चन जहां पर हमें इनोलाइजेशन हाइड्रोजन ढूंढने होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर आपको बोल दे रहा हूं, और आपको फिर वो प्रॉपरली प्रिपेयर करना अच्छे से आना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए। गॉट इट एवरीवन? ठीक, अब मूव कर रहे हैं बेटा हमारे पास जी, काय को कोई बात नहीं, ठंड लगनी चाहिए बेटा, तभी तो दिमाग काम करेगा। हाँ, दूसरा हमारे पास इतना कुछ पहनने के बाद भी ठंड लग रही, सीट चेंज कर ले, इधर आजा, कोई दिक्कत नहीं, इधर आजा, इधर आजा ना, फ्रंट फर्स्ट बेंच पे आजा। ऐसा लग रहा है शिमला में बैठ रखा है। क्या होता है ना बेटा, सुविधा मिलती है वो क्या होता है बेटा, उसको ठंड भी लगती है, उसको गर्म भी लगती। अगर कल के दिन यही एसी आपके लिए 1 महीने बाद, 1 महीना तो बहुत दूर हो गया, 20 डेज के बाद यही एसी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इससे बहुत अच्छा प्यार होना स्टार्ट हो जाए। एक नहीं, कम से कम तो 1 महीने बाद तो होना स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना? बाहर से आओ तो सब गर्मी लग रही, तो भाई मैं क्या करूं, एसी चल रहा है तो गर्मी थोड़ा देर तो लगेगी ना नॉर्मल होने में टेम्परेचर। तो कहने का मतलब बेटा कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना? ये गलत है। जो जिन लोगों को ना ये सुविधा नहीं मिलती, आप समझो कि बेटा वो लोग कैसे पढ़ते होंगे, उनको भी पढ़ना होता है तो वो कैसे पढ़ते होंगे, तो उनको ये समझ में आता है कि भाई हमें इनसे कोई मतलब नहीं, चल रहा है ठीक है, वो अपने साइड में चल रहा है। इसे मैं कभी कभी बार बार बोलता हूं बेटा, बेइज्जती और ठंडा जितना फील करोगे उतनी ज्यादा लगती है, ठीक है? होता ना कि हमारी इज्जत जा रही है, तो बेइज्जती और ठंड जितनी फील करोगे उतनी ज्यादा लगेगी। इसे सोचने का ही नहीं बेटा, ठीक है ना? तो आप जिस एज में हो बेटा, उस एज में अगर आप लोगों को ठंड लग रही है, मतलब फिर तो बातें खत्म हो गई बेटा यार, ठीक है ना? समझा करो भाई यार, थोड़ा तो आप लोग समझदार हो इस मामले में। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारे पास, अब मैं इसके बाद मूव ये कर रहा हूं कि और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, ऑफ इनॉल फॉर्म। तो इसके लिए क्या क्या रीजन है, यहां पर मैं रीजन बताऊंगा, उसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो रीजन फुलफिल होंगे तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं रीजन लिख रहा हूं बेटा। सबसे पहला हमारे पास है बेटा, नो लॉन पेयर रिपल्सन। मतलब हमारे पास बेटा इनॉल फॉर्म बनने के बाद या कीटो फॉर्म में अगर रिपल्सन हो रहा है और इनॉल फॉर्म में रिपल्सन नहीं हो रहा है, मतलब लिखा है ना, इसलिए नो रिपल्सन, नो लॉन पेयर रिपल्सन। इनॉल फॉर्म बनने के बाद लॉन पेयर में रिपल्सन नहीं होना चाहिए। अब लॉन पेयर रिपल्सन तो समझ लो भाई, 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के आजू बाजू में अगर प्रेजेंट हैं, उनके लॉन पेयर अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा? बताओ, अनस्टेबल होगा। अगर वो रिपल्सन नहीं होगा तो हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो वही लिखा है बेटा, नो लॉन पेयर रिपल्सन। इज दैट क्लियर? एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक एक हर कंडीशन से एग्जांपल आपको बताऊंगा, ताकि वो एग्जांपल के बेसिस पर आप कंप्लीटली कनेक्ट कर पाओ। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, जो रीजन है, सेकंड रीजन वो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब अगर बेटा इनॉल बनने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो समझना बेटा कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। गॉट इट एवरीवन? समझे ना मेरी बात को?
ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, 3 अल्फा एच। 3 अल्फा एच, जैसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा एच ढूंढते हैं ना, जब इनॉल फॉर्म बन जाता है, इनॉल फॉर्म बनने के बाद अगर जैसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए वो अल्फा एच ढूंढते हैं ना, ढूंढते थे कि नहीं ढूंढते थे, तो वैसे ही हमें देखना है कि अगर वो कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड जहां पर बना है कार्बन कार्बन के बीच में, उसके बाजू में कोई कार्बन लगा है जो sp3 हाइब्रिडाइज और उसमें 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब उसको 3 अल्फा एच बोला जाएगा। समझे? जैसे मैंने आपको इसका इस पर्टिकुलर कंडीशन का रीजन बताता हूं, आपको ध्यान दो। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जब इसका इनॉल फॉर्म बना बेटा तो कुछ इस टाइप से था, CH2 डबल बॉन्ड C OH। तो देखो यहां 3 अल्फा H है कि नहीं है, बताइए, है कि नहीं? तो इस टाइप से वो 3 अल्फा H की बात करें, इसे हम बोल रहे हैं 3 अल्फा H। अरे समझे बेटा? ठीक है ना? तो 3 अल्फा H अगर मिलेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, 2 मिलेगा तो कम करेगा, 1 मिलेगा और कम करेगा। मतलब इसलिए 3 क्यों बोला है? क्योंकि 3 से ज्यादा हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई उसको चौथा बॉन्ड कनेक्ट होना पड़ेगा तभी तो हमारे पास बात आएगी ना। तो 3 अल्फा H यानी 3 ही हो सकते हैं, ये बात सीधी सीधी है। गॉट इट एवरीवन? मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। हाँ, मिनिमम 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। तो कम होते जाएंगे स्टेबिलिटी कम होगी, ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। गॉट इट? समझे? ठीक है। पॉइंट नंबर 4, लार्ज कॉन्जुगेशन। भाई एक भाई बैठा है बेटा, बहुत मजे लेता है। आपके बीच में एक भाई बैठा रहता है, वो बहुत मजे लेता है। लार्ज कॉन्जुगेशन, जितना कॉन्जुगेशन बेटा लार्ज हो उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये बात सीधी सीधी है बेटा। अब कॉन्जुगेशन मतलब जो हमने ऑलरेडी बात पढ़ रखी है, कॉन्जुगेशन जितने भी वैरायटी के हैं, तो वैसा ही कॉन्जुगेशन जितना बड़ा होगा, मतलब अगर आपको सपोज करो जनरली आपको ये पता है कि भाई कॉन्जुगेशन कंडीशन कैसे है। जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूं, ए डबल बॉन्ड, मतलब मैं कार्बन के लिए एग्जांपल देता हूं क्योंकि अब तो हम समझ चुके हैं। डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, तो इसका अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आगे, अगर 2 डबल बॉन्ड आए तो एक कॉन्जुगेशन हमें दिख रहा है। लेकिन अगर 2 और डबल बॉन्ड आए वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे, तो कॉन्जुगेशन बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताइए? तो ऐसे ही बेटा यहां पर बात कर रहा हूं, अगर ये देखो ये कॉन्जुगेशन का ही पार्ट है, ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी पे लॉन पेयर। तो अब ये कॉन्जुगेशन जितना बड़ा होते हुए चलेगा ना बेटा, उतना हमारा क्या होगा बेटा, इनॉल फॉर्म में अगर वो कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा दिखेगा, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्या करेगा बेटा? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझे? ठीक है, तो ये ना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए समझते हुए चलिएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, अगर ये चारों पॉइंट समझ में आ गए तो इन्हीं के बेसिस पे हमें चीजों को रिलेट करना है, समझना है। इन बेसिस पे हम चीजों को यहां कंप्लीटली कनेक्ट कर पाएंगे। ये पॉइंट मैक्सिमम जहां पर दिखेंगे, मैं पहले ये कंडीशन बता दूं, ये पॉइंट जहां पर भी आपको मैक्सिमम, नोटबुक को तो छोड़ दे बेटा, हाँ, तो ऐसी लाइन नहीं करके उसकी भी जान जाए। हाँ, ठीक है। यहां स्टेबिलिटी के आपके लिए आपके सामने 4 पॉइंट रखे हैं। वो चारों पॉइंट में से मैक्सिमम जहां पर मिलेंगे पॉइंट, जहां पर जो पर्टिकुलर, पहले तो चारों के चारों को देखेंगे, और 4 नहीं कम से कम 3 दिखने चाहिए। 2 दिखेंगे 2 नहीं दिखेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्टेबल होगा। पहले तो चारों के चारों देखने, अगर कहीं पर 3 मिल रहे हैं, चौथा नहीं मिल रहा है, तो फिर उस केसेस पे ये कहेंगे कि अगर चौथा नहीं मिल रहा है लेकिन कोई और रीजन बन गया तो वो स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है। बट जनरल रीजन अगर मैं बोलूं तो ये 4 रीजन है। हो सकता है कोई और कंडीशन आपको दिखे, तो बेटा वो कंडीशन दिखेगी तो मैं बात करूंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं कि बेटा फिर उसको मैं उसको भी जनरलाइज रीजन में रख दूं। इसे जनरलाइज रीजन केवल 4 है, इसके अलावा कहीं पर भी आपको कोई 5th रीजन नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलेगा तो अपन बात करेंगे। अदरवाइज
हमारे पास 4 में से 4 रीजन जहां पर फुलफिल होंगे, वो कंडीशन हमें इनॉल फॉर्म को ज्यादा स्टेबल बनाएगी एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। बात समझ में आ रही? अगर मैं बात करूं कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल, तो अगर उनमें से जो भी स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कीटो है तो ठीक है बेटा, फिर तो हमें बात ही नहीं करनी है, लेकिन इनॉल फॉर्म स्टेबल होगी तो ये 4 के 4 पॉइंट को फुलफिल करने चाहिए। बात समझ में आ रही है? सेकंड कि बेटा कौन स्टेबल होगा कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में आपको क्या करेगा बेटा, वो क्वेश्चन में आपको ये बताएगा कि भाई उसने कीटो इनॉल बना के, एक कीटो फॉर्म है दूसरा इनॉल बना के रख दिया और उसमें परसेंटेज लिख दिया कि ये परसेंट दिख रहा है, ये इतना परसेंट दिख रहा है। जिसका परसेंटेज ज्यादा वो ज्यादा मिलेगा, हाँ कि ना? और जो ज्यादा मिलेगा बेटा तो ऑब्वियस है कि बेटा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तभी ज्यादा मिल पा रहा है। समझे? अब भले वो कीटो हो भले वो इनॉल हो, अब कीटो है तो अपने को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्टेबल है तभी वो हमें दिख रहा है। वहां पर कोई प्रॉपर ऐसे रीजन आपसे पूछने वाला भी नहीं, सिंपली जो भी रीजन समझ सकते हो। अगर इनॉल फॉर्म स्टेबल है तो उसके लिए 4 पॉइंट फुलफिल होने चाहिए। समझे? कनेक्ट हुई मेरी बात? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वहां से ये प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए और समझ पाए। हाँ, कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, मैंने आपको बोला कि भाई मैं उसको स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में होगा तो वहीं पर हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। डन? समझे इतना? अब स्टेबिलिटी के पॉइंट समझ गए तो उनको हमें हर एक क्वेश्चन में प्रॉपरली कनेक्ट करना है। कनेक्ट करेंगे तो ही हमें कंप्लीटली पता चल पाएगा। डन? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। पहला क्वेश्चन कि हमारे पास अगर हम स्टेबिलिटी पे मूव करें तो 2 क्वेश्चन को कंपेयर भी करूंगा यहां पर। ठीक है, देखिएगा अच्छे से बेटा। अब सबसे पहले मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं बेटा कि इसमें से कितने अल्फा कार्बन आपको दिख रहे हैं? चार, 3, 5, 6, कितने दिख रहे हैं? मैं अल्फा कार्बन पूछा ना कि अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3। ये सबको क्लियर है? ये सब है? तो बेटा कितने इनोलाइजेशन हाइड्रोजन होंगे? कितने होंगे? 10। समझे? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा बहुत अच्छे से। लेकिन अब ध्यान दो बेटा, हमें यहां पर मैं अब आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ट्विस्ट करते हैं। ये तो जनरल था, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन से हमें कंप्लीटली सीख लिए, समझ लिए, बात खत्म। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं बेटा कंप्लीटली यहां पर कि बेटा हमारे पास कौन सा, देखो अब H किस फॉर्म में निकल रहा था, मैकेनिज्म याद है? H किस फॉर्म में निकल रहा था? H पॉजिटिव क्या H नेगेटिव? H पॉजिटिव। मतलब अब मैं ये पूछूंगा बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन से कार्बन पे होगा? मैं नंबरिंग दे देता हूं, चलो ठीक है, 1 2 3। सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन से कार्बन पे होगा? 1 की 2 या 3? सेकेंड नंबर पे। अच्छा, ये रीजन समझ लो क्यों, अगर आपसे पूछो क्यों? 2 माइनस M ग्रुप लगे हैं जो उस नेगेटिव चार्ज को दोनों साइड डिलोकलाइज करके ले जाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब आगे एसिडिक स्ट्रेंथ, यही समझाया था आपको। तो H निकाल के देख लो, कॉन्जुगेट बेस जितना अच्छा होगा तो हमारे पास वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। और हमें क्या करना है, अल्टीमेटली H पॉजिटिव ही निकालना है। अब देखो टॉटोमेरिक में भी अगर आप ध्यान दे रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस आपको कनेक्ट कर रही है। समझे? समझे कि नहीं समझे?
तो बस सीधी सीधी बात है बेटा, अब मैं यहां से H निकाल के, अब देखो मैं मैकेनिज्म में कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको कनेक्ट होना चाहिए कौन सा निकलेगा। तो ये यहां से इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, निकलने के बाद बेटा वो इनॉल फॉर्म बनाएगा। अब मैं इनॉल फॉर्म बना रहा हूं आपके सामने। अब वो जो इनॉल फॉर्म है बेटा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, अगर मैंने 8 बना तो किसी साइड भी हो सकता हूं, सेम ही है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH, ऐसा ही बनेगा, और इधर CH3। इतना समझे कि नहीं समझे बताइए बेटा सब लोग, पक्का? ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फिर से बोल रहा हूं। अगर इतना समझे, सैटरडे है ना आज, थोड़ा समझ में आ जाता है बेटा कि आज वो देख के ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां देख के फिर ये पता चल जाता है कि भाई हाँ आज अब्सेंट होने का रीजन क्या है सर। और वैसे तो कल संडे, कल तो एग्जाम है ही नहीं ना। तो ये सैटरडे की बीमारी है या सैटरडे एग्जाम होता है तब की बीमारी होती है? तो कल तो जो संडे है बेटा उस तो एग्जाम है ही नहीं, और फिर भी अपने को छुट्टी मारनी है। मुझे लगता है क्या होता है पता है, कि वो जो सैटरडे आता है ना, वो सैटरडे अच्छी फीलिंग देता है, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे होता है। तो अच्छी फीलिंग लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सैटरडे बंक मार लेते हैं। और शायद वो कहते हैं ना एक वीक ऑफ होता है, तो हमें ये लगता है कि चलो एक वीक ऑफ हमारी साइड से, ठीक। और कभी कभी ऐसा हो, चलो भाई वीक ऑफ तो है ही, चलो अपने को मिल रहा है संडे, तो सैटरडे छुट्टी लेके अपन घूमने निकल पड़े। तो बेटा फिर ये समझना कि भाई देखो फिर आप लोग किस तरीके से ये चीजें कर पाओगे। यहां पर भी 2 लोग अब्सेंट है ना शायद, अच्छा है बेटा, क्योंकि शायद वो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा ये चीजें आपको बताएंगे कि भाई आप कितना अच्छे तरीके से आप अपने लिए सीरियस हो, कि इतना बोलने के बावजूद भी अगर अपन ये समझ के बैठते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से करेंगे, तो फिर तो अपना शायद अपने को बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है बेटा। आओ शांति से पढ़ाओ चले जाओ, है ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिए बेटा, अब इनॉल फॉर्म बना। जब इनॉल फॉर्म बना बेटा, तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए वो 4 पॉइंट ध्यान रखने, सही है। पहला क्या ध्यान रखना, नो लॉन पेयर रिपल्सन। अब ये बात तो सीधी सीधी है बेटा कि लॉन पेयर के बीच में वो रिपल्सन ही नहीं, मतलब रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि दूर है, होने को यहां पर भी नहीं होगा। अगर आप देखो तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से कम यहां पर होगा, मैं ये कह सकता हूं। दूसरा क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। और बेटा सबसे इंटरेस्टिंग बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो बोला है आपको जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बने चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर वो 6 मेंबर रिंग बन रहा है बेटा, तो स्टेबिलिटी को और ज्यादा इनिशिएट करेगा, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। After the formation of the enol, the extra stability it will gain because it form a 6-membered ring due to hydrogen bonding. Is that clear everyone? So keto form से enol form बना बेटा, तो enol form में मुझे देखा कि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो इसका मतलब और लॉन पेयर रिपल्सन नहीं है, तो 2 पॉइंट फुलफिल हुए। अब तीसरा पॉइंट आता है बेटा, क्या 3 अल्फा H दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं बेटा, ध्यान दो, यस और नो। तो अगर दिख रहे हैं बेटा, तो वो भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब देखो सभी पॉइंट लिखिएगा, मैंने आपको बोला कि चारों के चारों पॉइंट फुलफिल होने चाहिए। 3 अल्फा H है, गुड। अगर 3 अल्फा H है तो ये भी पता चल गया। पॉइंट नंबर 4, लार्ज कॉन्जुगेशन। अब ध्यान दो, लार्ज कॉन्जुगेशन, A डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर हम आगे और चले तो लॉन पेयर दिख रहा हमें, तो ये भी तो कॉन्जुगेशन का पार्ट बनेगा। अगर यहां से चलो आप कहीं से, ये लॉन पेयर है, ये भी तो कॉन्जुगेशन के पार्ट में इन्वॉल्व होगा, हाँ कि ना। अब बताओ कॉन्जुगेशन लार्ज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास, अब जबकि यहां देखोगे कॉन्जुगेशन था ही नहीं, A डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड, कुछ भी नहीं यहां पर। सेम यहां से भी, तो यहां और यहां पे कॉन्जुगेशन में जाओगे तो कहां लार्ज कॉन्जुगेशन मिल रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बेटा सब लोग? तो अगर वो लार्ज कॉन्जुगेशन दिखा रहा बेटा, तो फिर अब 4 के 4 पॉइंट फुलफिल हो गए,
अगर 4 के 4 पॉइंट फुलफिल हुए तो इनॉल को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इनॉल को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए तो इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। तो बेटा अभी देखो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपके लिए लिख रहा हूं कि वो प्रैक्टिकली प्रूफ है, ये 76% होता है। मैं नहीं कह रहा हूं बेटा कि याद रखना है, बस मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में कहीं पर हर एक केसेस पर आप इनॉल के परसेंटेज याद नहीं कर सकते हो, लेकिन बस ये याद था मुझे, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि ये कितना परसेंट होता है। आपके सामने आपको परसेंटेज देख के पता चल जाएगा कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। जो मेजर होगा वो स्टेबल होगा, यानी ज्यादा स्टेबल है ना। अगर ये 76 है, ये 24 होगा। अब ये 24 है बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका परसेंटेज कम, ये आपको कम दिखेगा, वो आपको ज्यादा दिखेगा, तो वो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब, हाँ कि ना? और उसके पीछे उसके कौन से रीजन जो 4 आपको बताए। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ये जब देखा गया बेटा, तो फिर इसके बारे में प्रैक्टिकल प्रूफ क्या था, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल चुका हूं। इनॉल कंपाउंड बना तो स्टेबल था, तो उसने इनॉल का जो टेस्ट था वो ज्यादा हमें दिया एज कंपेयर टू की। तो टेस्ट ज्यादा दिया होगा, प्रॉपरली दिया होगा, तो वो ज्यादा एग्जिस्ट करा होगा परसेंटेज में। तो परसेंटेज निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं प्रैक्टिकली बेटा, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, नो हमारा सिलेबस का पार्ट है, ठीक है? उसमें आगे भी देखो, सिलेबस का पार्ट नहीं है बोल दिया है तो समझना कि वो आगे के लिए भी काम आने वाला। परसेंटेज अपने को याद रख के चलनी है। इस जगह पे है वो केसेस आपको जरूर समझाऊंगा कि सिंगल है कि बहुत ज्यादा होती है, पर भी आपको यह देखना है कि मेजर कौन होगा। और मेजर कौन होगा मैंने आपको बता दिया कि इनॉल मेजर है कि कीटो मेजर है, वो डिसाइड कैसे करोगे? वो 4 पॉइंट से इनॉल की स्टेबिलिटी देख लोगे। अगर वो ज्यादा आपको बनते हुए दिख रहा तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, या तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अब कितनी परसेंट होगी, दैट इज द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, समझे? इफ द कंपाउंड इज एग्जिस्ट इन अ लार्ज परसेंटेज, इट इज अ more stable and the major product, but how to define or how to calculate the percentage of a particular compound, it is the practical observation, it not a theoretical aspect. Understood everyone? वो कहीं पर भी आपको theoretically नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करके आपको बताया गया है। तो मैंने कहा ना, मुझे याद था मैंने लिख दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद रखना है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुई मेरी बात सबको? ठीक है। ऐसे एक दूसरा कंपाउंड हमारे पास है बेटा, और मैं उस एग्जांपल में भी आ रहा हूं। HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब यहां तो आपको सीधे दिख रहा है बेटा कि 2 हाइड्रोजन, यही हमारे अल्फा कार्बन है, सही है ना? और ये अल्फा कार्बन है, इसके बेसिस पे इनॉल बनेगा। अब इनॉल जो बनेगा बेटा, अगर मैं उसको दिखाऊं तो हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C OH और H, ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा सबको? प्लीज। तो यहां फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड, तो देखो पहला पॉइंट फुलफिल हुआ, नो रिपल्सन, नो लॉन पे लॉन पे रिपल्सन। दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड है। तीसरा पॉइंट लार्ज कॉन्जुगेशन है। अल्फा एच नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। देखो अल्फा एच नहीं होने के बाद भी ये स्टेबल है, और ये स्टेबल होने के पीछे भी इसके बहुत बड़े रीजन है। ये 81% मिलता है बेटा, ये इनॉल फॉर्म है, ये तो ध्यान रखते हुए चलना। इनॉल फॉर्म पे वो सभी पॉइंट, अगर मैं बात करूं 4 में से एक पॉइंट को छोड़ दूं, बाकी सभी पॉइंट मुझे मिले। और मैंने बोला कि उसके बेसिस पे स्टेबल भी है, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग आ जाता है बेटा, जब ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा बना रहा है, तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसा ही रहेगा। जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है बेटा ऊपर वाला, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, एज इट इज ऐसा ही रहेगा, चेंज तो नहीं आने, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उसी तरीके उसी बेसिस पे बनेगा ना बेटा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर बेटा चेंजेस नहीं आने, मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? बल्की होते हैं। बल्की होने की वजह से उनके बीच में रिपल्सन होना है। अब मैंने तो बहुत दूर दूर दिखाते हुए आपको बनाया, स्ट्रक्चर बड़ा बना है, लेकिन ऑब्वियस मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक में रहेंगे, तो हमारे पास क्या होगा बेटा? मिथाइल मिथाइल के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। अब 3 अल्फा एच होना इज द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। ये इनॉल की स्टेबिलिटी
पार्ट है। ये बात सही है कि कीटो से इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुआ, क्यों 3 अल्फा एच भी थे तो उसकी वजह से उसको और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में वो मिथाइल के होने के साथ साथ बेटा उसको क्या हुआ बेटा, रिपल्सन भी मिला। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनेगा। ये 76 है, ये 81 क्यों है? आई रिपीट, ये 76 है, ये 81 क्यों है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा दो मिथाइल ग्रुप में लगने वाला स्टेरिक हिंड्रेंस भी उसको क्या कर रहा है बेटा, परसेंटेज इससे वो कम दिखाना चाह रहा है। समझे कि नहीं समझे? जबकि अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे मेजर यही है, लेकिन मैंने बोला कि इसके साथ कंपेयर करोगे इसमें भी मेजर यही है, बट इन दोनों में कंपेयर करोगे कि परसेंटेज का डिफरेंस क्यों आया, तो उसके पीछे रीजन क्या बेटा कि यहां मिथाइल ग्रुप थोड़ा बल्कि होने की वजह से रिपल्सन दिखा रहे हैं। साथ में क्या होता है बेटा, ये जो आगे जाके बताऊंगा, अभी तो नहीं डिस्कस कर सकता हूं, ये जो डबल बॉन्ड O है, मतलब ये जो ग्रुप है और यहां जो OH बना है, ये एक्सचेंज होते रहते हैं। अब अगर आप पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो मैं बेटा कार्बन के आइसोटोप ले लूं, तो आप देखिए कि पोजीशन चेंज होते रह रही है, तो वो क्या करेगा बेटा, यहां से इस पोजीशन में जाएगा, यहां से इस पोजीशन में जाएगा, तो इनॉल फॉर्म अपनी पोजीशन चेंज करते रहेगा, जिससे ये कंपाउंड की परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि वो इनॉल फॉर्म की परसेंटेज चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट अगर 76 में से मतलब 76 बन रहा है, मतलब ज्यादा बन सकता था, लेकिन जो ज्यादा वाला पार्ट है वो एक्सचेंज होने में चले गया। वो वहां पर उस क्या कर रहा है बेटा, इस ग्रुप को एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व हो गया, तो ऑटोमेटिकली दिखने वाली परसेंटेज क्या होगी बेटा, फिर मुझे कम। क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा? तो इस वजह से बेटा वो 76% आपको ऑब्टेन्ड होता है। अब मैं डेटा याद रखने के लिए आपको इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरे को याद इसलिए रखना था ताकि आपको थोड़ा सा कंपेयर करके आपको कि इन दोनों में दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये 81 है, क्यों ये 70। एक्चुअली अगर आप देखो बेटा तो ज्यादा डिफरेंस है, बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं है। 76 और 81 में इतना लार्ज डिफरेंस नहीं है कि मैं कहूं कि बेटा बहुत ज्यादा कंडीशन वेरिएशन में आए। ग्रुप में थोड़ा सा क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ होगा, उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ा। थोड़ा क्या इफेक्ट पड़ा, ये ग्रुप में चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, तो जो गए तो उसके बेस पे क्यों चेंज होना चाह रहे थे, क्योंकि रिपल्सन की वजह से। यहां रिपल्सन कम मिला तो ये चेंज कम होंगे, यहां रिपल्सन ज्यादा मिलेगा तो चेंज ज्यादा होते रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो उस वजह से क्या हुआ बेटा, परसेंटेज थोड़ा कम हो गया। समझे ना मेरी बात को मैं कहना? बट ऐसा कि बेटा फिर से चाह रहा हूं, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो इनॉल स्टेबल है, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तभी इनॉल स्टेबल है। गॉट इट? मतलब वो परसेंटेज जो आई बेटा उसके पीछे सब जो रीजन है वो प्रैक्टिकल रीजन है, वो चीजें मैं आपको वहां पर बता रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, परसेंटेज अपने को कहीं पर याद नहीं, बस एक एग्जांपल था मैंने आपको सामने रख दिया। डन? अब मैं आता हूं बेटा, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं, ये तो जनरल कंडीशन थी। अब जो हम एग्जाम्पल पे आ रहे हैं बेटा, वो एग्जाम्पल स्पेशली है डाइकीटोन। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान रखना। डाइकीटोन, ठीक है, डाइकीटोन। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा डाइकीटोन मतलब हमारे पास 2 कीटोन ग्रुप होने चाहिए, तो ऐसा पार्ट डाइकीटोन क्या मैं आपको देता हूं बेटा, कंडीशन। कीटोन कैसा होता है ये तो आपको क्लियर है, तो यहां पर भी R, यहां पर भी R, ऐसा कुछ है। समझे ना सब? ठीक है, ये डाइकीटोन की कंडीशन है। अब मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं ओपन चेन की। ओपन चेन की, ओपन चेन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि एग्जाम्पल में मैं इसीलिए एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली लेके चल रहा हूं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3, ये ओपन चेन की बात, ठीक है। अब जब ये स्ट्रक्चर बना तो आपको भी दिख रहा है बेटा कि एक C डबल बॉन्ड O, दूसरा C डबल बॉन्ड, इन दोनों के ऑक्सीजन के लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ कि ना? जैसे ही रिपल्शन इनिशिएट हुआ तो बेटा ये इस तरीके से प्रेजेंट थे, ध्यान दो, ये इस तरीके से प्रेजेंट थे। ये कार्बन है,
ये भी कार्बन है और इस पे लगे 2 ऑक्सीजन ऊपर, देख रहे हैं ना बेटा सबको। तो इनमें लॉन पेयर होंगे तो इसकी वजह से रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन हुआ बेटा तो अनस्टेबल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जब ऐसा हुआ तो इनके पास ऑप्शन था कि बेटा ये क्या करेंगे, सीधे सीधे रोटेट करके ऐसे चले जाएंगे। अब देखो एक सी डबल बॉन्ड हो ऊपर को, एक सी डबल बॉन्ड हो नीचे को, अब रिपल्सन ज्यादा होगा कि कम होगा बताओ? कम होगा। जब ऐसी कंडीशन बनी बेटा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर पाया। ये यहां सिंगल बॉन्ड था तो रोटेट कर पाया। अगर सपोज करो डबल बॉन्ड होता, अगर डबल बॉन्ड होता, ध्यान दो इसी से डिस्कस करता हूं, अगर सपोज करिए डबल बॉन्ड होता इन कार्बन कार्बन होता, ये आगे के लिए भी ध्यान देना, डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन करूंगा तो। यस और नो? ये आगे आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, वहां पर भी आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, समझे? इसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसमें रोटेशन इजीली हो सकता है। तो एक कार्बन क्या करेगा, अपने सी डबल बॉन्ड ओ को नीचे ले आएगा और एक ऊपर रखेगा, जिसकी वजह से क्या हो, उन दोनों के बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब जब ऐसा हुआ तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि सबसे पहले बेटा क्या होगा कि वो रोटेशन इनिशिएट होगा, ठीक है? रोटेशन की वजह, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कौन सा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा? वो डाइकीटोन वाला, इसलिए मैंने वो भी मेंशन कर दिया, ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास कुछ ऐसा दिख, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 बन जाएगा। जल्दी बताइए बेटा, आ जाएगा ऐसा? मतलब आप उसको सिंपल भी दिखा सकते हो सीधे में भी, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया बेटा, पूरा आपका जैसे हम ये कहते हैं ना, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर। प्लेनर मतलब बॉन्ड एंगल जनरली 120 डिग्री, तो मैंने वैसा स्ट्रक्चर कुछ दिखा दिया ताकि आपको क्लियरिटी मिल पाए। इसको आप और करके ऐसा भी दिखा सकते हो बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि भाई ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन एक्चुअल फॉर्म वो ऐसा ही दिखेगा, तो मैंने उसलिए इस फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया। गॉट इट एवरीवन? रहेंगे एक दूसरे के अपोजिट, बस इतना ध्यान रखिएगा। गॉट इट? अरे समझे बेटा मेरी बात को? तो ध्यान दो बेटा, ये कंडीशन हुई। अब जब इसका इनॉल फॉर्म बनेगा भाई, जब इसका इनॉल फॉर्म बनेगा कुछ इस तरीके से दिखाएगा, कहीं से भी बना लो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C इधर डबल बॉन्ड CH, इधर OH, सही है? ये CH2 सॉरी, ऐसा ही बनेगा ना? हाँ कि ना? क्योंकि देखो बेटा अल्फा कार्बन अब यही बचे ना यार, हाँ कि ना? इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, डन? समझे? तो अब यहां ध्यान दो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी क्या? बोलो, सोचिएगा पॉइंट को बहुत अच्छे से। कॉन्जुगेशन में अगर अपन चलते हैं, चलो ध्यान दो, A डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड D, चलो चलो यहां कंडीशन अपने को दिखी, ठीक है, अपन मान लेते हैं। और वो कॉन्जुगेशन आपका क्या हो रहा है बेटा, बीच में से ब्रेक भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी कॉन्जुगेशन बन सकता है। और A डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड C पे लॉन पेयर, ये वाला कॉन्जुगेशन नहीं बन सकता है, समझे? तो ये केसेस पॉसिबल नहीं है। लार्ज कॉन्जुगेशन को रख दे, उसके अलावा पॉइंट डिस्कस करें। हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं बार बार कह रहा हूं रीजन लिखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब आप रीजन लिखोगे तो ही आपको याद रह पाएंगे आगे, नहीं तो फिर आगे आप मेरे से आके ये बोलोगे सर इसमें क्या बताया था। सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं है। चलो लॉन पेयर रिपल्सन मैंने मिनिमाइज कर, मैं कह सकता हूं नो लॉन पेयर रिपल्सन, वो तो यहां पर भी नहीं हो रहा, तो लॉन पेयर रिपल्सन की बात ही नहीं करेंगे, चलो उसको छोड़ देंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास बेटा 3 अल्फा H है क्या? बोलो, नहीं है। तो देखो 2 पॉइंट जैसे ही नहीं आएंगे तो फिर बेटा मेरा कीटो फॉर्म स्टेबल नहीं बन पाएगा। मैंने क्या बोला? पहले तो मुझे यह ध्यान देना कि 1 पॉइंट भी नहीं आएगा तब भी मैं कहूंगा कि स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी कम हो गई।
लेकिन अगर 2 पॉइंट आपके फुलफिल नहीं हो 4 में से, तो सीधा सीधा कह दोगे इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस रीजन की वजह से यहां पर इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? कौन कौन से रीजन बताइए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है और 3 अल्फा एच नहीं है। तो 2 रीजन अगर फुलफिल नहीं कर रहा बेटा, इसका मतलब स्टेबल। इज दैट क्लियर? इस केसेस में बेटा ये हमारे पास कीटो फॉर्म, अगर मैं लिखूं या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाऊं, तो मेरे लिए जो कीटो फॉर्म होगा, अब कीटो तो समझ रहे हो ना बेटा, और ये इनॉल, इनॉल में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म। समझे? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। मतलब फिर इसका मतलब इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, इसकी परसेंटेज कम होगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी बताए। पक्का? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो कर लिया नोट डाउन? हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेटा मैं इसी डाइकीटोन को रिंग में ले जाऊं, सपोज करिए बेटा ओपन चेन के बाद इन रिंग की हम बात, डाइकीटोन को रिंग में ले जाने पे मतलब सपोज करें मेरे पास कुछ ऐसा केसेस यहां पर है बेटा, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। सही है? तो अब थोड़ा सा विजुअलाइज करिए बेटा बातों को, अगर समझ आ रहे हैं। क्या आप इस बॉन्ड के रिलेटेड आप क्या पूरा रोटेशन कर सकते हो? केवल इस बेसिस पे या इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप रोटेशन पॉसिबल है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अगर आप रोटेट करोगे पूरा रिंग रोटेट हो जाएगा ना, फिर से वो अपन अपनी ओरिजिनल इसी पोजीशन पे दिखेगा। सो इसलिए रोटेशन पॉसिबल यहां पर नहीं है। मेरी बात समझ में आई? देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो, अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो इनके लॉन पेयर में तो रिपल्सन चालू हो गया बेटा। आप देखो, अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो इनके बीच में तो रिपल्सन चालू हो जाएगा। दैट इज द रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू लॉन पेयर रिपल्सन। गॉट इट? जल्दी बताइए बेटा। अगर ऐसा होगा तो फिर बेटा वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा, हाँ कि ना? अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाता हूं, चलो देखो आप, अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाता हूं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज यहां पर मैं डबल बॉन्ड O ही रख दूं, इसका इनॉल फॉर्म बना लो, ये OH बन जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझे? अब जब इनॉल फॉर्म बना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रहा है बेटा ना, बोलो आगे ना? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है मतलब क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साइड आए। अरे समझे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? भाई सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और मैंने क्या बोला? कॉन्जुगेशन को अपन लार्ज मान लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी लार्ज माना था। यहां पर भी मैं कह सकता हूं कॉन्जुगेशन है, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, तो मैं इसको लार्ज मान लेता हूं, जैसे हमने वहां पर भी उसको लार्ज माना था। दूसरा, इस कार्बन पर 3 नहीं 2 तो हाइड्रोजन है जो अल्फा H बिहेव कर रहे हैं, है कि नहीं? बताइए। देखो मैं पॉइंट फिर से कह रहा हूं, नो लॉन पेयर रिपल्सन, यहां लॉन पेयर रिपल्सन था बट यहां नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां तो बात ही नहीं कर सकते थे बट यहां हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, दूसरा स्टेबिलिटी का फील हुआ। तीसरा पॉइंट 3 चाहिए थे तो रिंग में थे ही नहीं, 2 तो हो रहे तो वो भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। चौथा पॉइंट लार्ज कॉन्जुगेशन। अब लार्ज कॉन्जुगेशन ये दिख रहा है बेटा, अब बताइए इनॉल फॉर्म स्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब इस केसेस में बेटा हमारे पास इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द कीटो फॉर्म। देखो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, एक ओपन चेन है एक रिंग है बेटा, तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है जिसकी वजह से बेटा हमारा इनॉल फॉर्म स्टेबल हुआ। तो हम यहां कह सकते हैं कि इनॉल इज मोर स्टेबल देन द कीटो फॉर्म। गॉट इट?
तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जरूर लिख लेना बेटा, ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ठीक है ना? एनी डाउट? एनी डाउट? समझे ना बेटा मेरी बात को सब लोग? पक्का जी? रिपल्जन तो कैसे नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। तो तब भी ठीक है। तो बेटा ये जब हमारे पास sp3 ऑक्सीजन बन जाएगा हाइब्रिडाइज्ड, तो इसके लोन पेयर क्या होंगे? प्लेन के दूसरे साइड में जा सकते हैं ना, जबकि यहां वो sp2 केसेस दिखा रहा है, तो sp2 होगा तो एक ही प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? तो ये एक ही प्लेन में रहेंगे, ये भी उसी प्लेन में आए तो रिपल्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन ही तो ये, सही है कि नहीं है? डन? इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? अब मैं नेक्स्ट एक केसेस में आता हूं बेटा, थोड़ा सा देखो उन केसेस में भी चीजों को रिलेट करना आना चाहिए अपने को। मैं उस पर्टिकुलर पार्ट में आता हूं, देखिएगा आप, इंटरेस्टिंग है वो भी, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपको मिल पाएंगे। केसेस क्या है मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। C6H5 डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है? इसका मैं इनॉल फॉर्म बना लेता हूं बेटा। C6H5 C डबल बॉन्ड O, जस्ट अ मिनट, यहां मैं OH को लेके जाऊंगा, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड C, डन? समझे? अरे समझे? अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बेटा इनॉल फॉर्म केवल यहीं पर बने, इस साइड भी बन सकता है, बोलो हाँ कि ना? पक्का? ठीक है। एक दूसरा केस और हम डिस्कस करें बेटा, इसी के साथ मैं दूसरा केस भी लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ऐसा ही केस यहां पर भी मैं आपके सामने बना रहा हूं बेटा। और मैंने क्या बोला बेटा, इनॉल फॉर्म तो दोनों साइड पॉसिबल है, चाहे यहां जाओ चाहे यहां जाओ, सही है? यस और नो? अब इन दोनों से आपको इतना तो समझ में आ रहा है, ये भी कीटो है बेटा और ये भी कीटो है, ये इनॉल की बात कर रहा है, ये भी इनॉल की बात, दोनों केसेस में इनॉल इज मोर स्टेबल, पहले तो ये समझ जाओ। पक्का? ये क्लियर है? अब क्लियर है मतलब वो पॉइंट अपने को सब फुलफिल करवाने होंगे, वो अब आप करवा लेना क्योंकि पॉइंट फुलफिल हो गए। डन? अरे समझे? मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा कि इन दोनों में भी कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कभी मतलब कौन ज्यादा स्टेबल दोनों में? अगर ये बोलूं कि भाई कौन सा की परसेंटेज ज्यादा होगी, अगर मैं ये पूछूं बेटा तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट की सेकंड? अगर मैं रीजन पूछूं तो क्या कह सकते हो बेटा? यहां पर ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब परसेंटेज ज्यादा होगी। जैसे मैंने वो 81 और 76 लिखा था ना, तो इसका परसेंटेज इससे ज्यादा होगा, मैं कहना चाह रहा हूं। क्यों बेटा? यहां कॉन्जुगेशन बढ़ चुका है यार, जबकि यहां वो कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, जबकि यहां वो रेजोनेंस के बेसिस पे कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस। यहां मैंने आपको बोला ना 3 अल्फा एच देख रहे हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करोगे, जबकि यहां वो कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा। आप अगर इनॉल को इधर बना रहे हो तो यहां 3 अल्फा एच मिलेंगे। देखो ये तो कॉमन पार्ट है, अगर इधर बनाया आपने यहां पर सेम दिख रहा है, इज दैट क्लियर? आप इनॉल को यहां बनाओ, यहां दिखेगा आपको 3 अल्फा एच, अरे समझे? अब 3 अल्फा एच दिखेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा 3 अल्फा एच उसके मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो आप देखोगे बेटा तो वहां आपको कॉन्जुगेशन बड़ा मिलेगा जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब यहां किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बेंजीन तो और बल्कि ग्रुप है, उनमें और ज्यादा रिपल्शन होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ कि ना? नहीं होगा।
बिकॉज बेंजीन प्लेनर स्ट्रक्चर है, वो एक ही प्लेन में रहेगा, ये इस प्लेन में है, वो इस प्लेन में है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है। 3D की वजह से बल्कीनेस बढ़ेगी ना, जबकि दोनों मिथाइल क्या थे वहां पर उस समय 3D में दिखा रहे थे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बताओ? पक्का? बेंजीन तो प्लेनर है ना बेटा यार, फिनाइल ग्रुप को तो आप प्लेनर ही कंसिडर कर रहे हो ना बेटा। अब प्लेनर है मतलब वो एक ही प्लेन में रहेगा, प्लेन का पार्ट है मतलब प्लेन के इस साइड है, ये प्लेन के इस साइड है, तो कहां से रिपल्सन होने वाला बेटा? जबकि 3D होंगे तो वो बेटा वो ग्रुप की वजह से एक दूसरे को रिपल्सन इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तो ध्यान दो बेटा कि इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, इसका परसेंटेज उस बेस पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, परसेंटेज इस पर अपने को नहीं जाना है, लेकिन इन दोनों में जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा तो उसके पीछे रीजन क्या है मैंने आपको बताया। गॉट इट एवरीवन? बात समझ में आई? यस और नो? तो ये बेटा स्टेबिलिटी के पॉइंट्स ऐसे ही हर जगह पर आपको देखना है। कहीं पर भी आप इनॉल फॉर्म को स्टेबल बोल रहे हो, इनॉल बन रहा है, स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीजें देखनी है ना बेटा। तो प्लीज मेक श्योर को वो चारों पॉइंट को कंसीडर करते हुए चलना है। आप देखो ना यहां पर सभी पॉइंट दोनों में फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन एक ही पॉइंट जो डिफरेंशिएट कर रहा है कि यहां लार्ज कॉन्जुगेशन है, वहां पर लार्ज कॉन्जुगेशन नहीं है। समझे? इज दैट क्लियर? तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि बेटा हमारे पास ये कंप्लीट स्टेबिलिटी का पार्ट ये चलेगा। तो अगर इतना समझ में आया बेटा तो हम इसमें आप डी एक्सचेंज वाली बात होगी। नेक्स्ट क्लास में डी एक्सचेंज और बाकी जो एप्लीकेशन मतलब पॉलीमरेज्म के एप्लीकेशन की बात की जाएगी, तो एप्लीकेशन को डिस्कशन करेंगे, फिर उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है?